आबनाए हुर्मुज़ कभी पुर्तगाली सल्तनत की आमदनी और ताकत का मरकज़ थी। तकरीबन 500 साल पहले पुर्तगालियों ने हुर्मुज़ पर कब्ज़ा किया, कला बनाया, कस्टम वसूल किया और ताजरों के लिए कारताज नामी इजाज़तनामा लाजमी करार दिया। यानी जिस जहाज़ के पास इजाज़तनामा नहीं उसका माल जब्त और जहाज़ गिरफ्तार। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि पुर्तगालियों का असल मकसद हुर्मुज़ को बंद करना नहीं था, बल्कि दुनिया की तिजारत को अपने उसूलों के मुताबिक चलाना था। आज ज़माना बदल गया, पुर्तगाली नहीं रहे मगर हुर्मुज़ की ताकत वही है। आज इसी रास्ते से रोज़ाना तकरीबन 2 करोड़ बैरल पेट्रोलियम मसनूआत और ख़ाम तेल गुजरता है। तो क्या आज की हुर्मुज़ की जंग 500 साल पहले की पुर्तगाली हिकमत अमली की नई शक्ल है? और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की मईशत को कितने बड़े झटके का सामना करना पड़ सकता है? नाजरीन, दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाहों में से एक पर अगर कोई ताकत ये कह दे कि यहाँ से गुजरना है तो हमारी इजाज़त लो, अपनी शनाख्त बताओ, अपना रास्ता बताओ और इसके बदले फीस अदा करो, तो क्या ये सिर्फ टैक्स होगा या समुंदर पर हुक्मरानी? आज हुर्मुज़ आलमी सियासत में फिर मरकज़ निगाह है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ ईरान, अमेरिका या तेल की नहीं, इसके पीछे एक ऐसी तारीख़ी जंग है जिसमें पुर्तगालियों ने समुंदर को सिर्फ गुज़रगाह नहीं बल्कि आमदनी और ताकत का ज़रिया बना दिया था। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है 1507 से। पुर्तगाली कमांडर अफोंसो द अल्बुकर्क ने हुर्मुज़ पर हमला किया। जंग के बाद होने वाले मुआहदे में हुर्मुज़ के हुक्मरान ने पुर्तगालियों को जजीरे में कला बनाने की इजाज़त दी और हर साल 15,000 ज़ारफीन खराज देने पर रजामंदी जाहिर की। लेकिन ये कब्ज़ा फौरी तौर पर मुकम्मल न हुआ। अल्बुकर्क को 1508 में अंदरूनी इख्तलाफात के बायस वापस जाना पड़ा। फिर 1515 में वो ज़्यादा बड़ी फ़ौजी ताकत के साथ वापस आया। इस मरतबा हुर्मुज़ में पुर्तगाली इक़्तिदार मजबूती से कायम हो गया। अब ज़रा नक्शा ज़हन में रखिए। हुर्मुज़ एक ऐसा जजीरा था जहाँ न बड़े पैमाने पर ज़रई ज़मीन थी, न वाफर मीठा पानी। इसके बावजूद ये खित्ते की अमीर तरीन तजारती मराकज़ में शुमार होता था। क्यों? क्योंकि असल दौलत ज़मीन के अंदर नहीं, समुंदर के रास्तों में थी। हुर्मुज़ खलीज फारस के दाखिली रास्ते पर वाक़या था। यहाँ ईरान, अरब दुनिया, हिंदुस्तान, मशरक़ी अफ्रीका और दूर दराज इलाकों से आने वाले ताजर जमा होते थे। 14वीं सदी में इब्न बतूता ने हुर्मुज़ को एक बड़ा और गुंजान आबाद शहर करार दिया। 15वीं सदी में अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने यहाँ मिस्र, शाम, अनातोलिया, ईरान, चीन, जंजबार और अदन से आने वाले ताजरों का भी जिक्र किया। यानी आज जिस हुर्मुज़ को हम आलमी तवानाई की गुजरगाह समझते हैं, सदियों पहले भी ये खित्ते की तजारत का एक गैर मामूली दरवाज़ा था। लेकिन पुर्तगालियों ने यहाँ सिर्फ कला नहीं बनाया, उन्होंने निज़ाम बनाया और इस निज़ाम का सबसे दिलचस्प हिस्सा था कारताज। दोस्तों, कारताज दरअसल एक तरह का बहरी इजाज़तनामा था। अगर कोई ताजिर बहरे हिंद में अपना जहाज़ चलाना चाहता तो बाद हालात में उसे पुर्तगाली हुकाम से कारताज हासिल करना पड़ता था। इस दस्तावेज़ में जहाज़ की शनाख्त, मालिक, कप्तान, अमले, सफ़र के रास्ते और दीगर तफसीलात दर्ज हो सकती थी। यानी आज की ज़ुबान में समझें तो एक तरह का समुद्री पासपोर्ट, इजाज़तनामा और निगरानी का रिकॉर्ड तीनों था। और अगर किसी जहाज़ के पास ये इजाज़तनामा न हो तो उसे रोका जा सकता था, सामान जब्त किया जा सकता था और बाज़ सूरतों में जहाज़ भी कब्ज़े में लिया जा सकता था। यहाँ असल खेल समझने की ज़रूरत है। कारताज महज गुजरने की फ़ीस नहीं था, कारताज एक वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा था जिसके ज़रिए पुर्तगाली जहाज़रानी मखसूस अशिया की तिजारत और बहरे हिंद के अहम तिजारती रास्तों पर अपना असर कायम करना चाहते थे। यानी पुर्तगाली ये नहीं कह रहे थे कि सिर्फ हुर्मुज़ से गुजरने के पैसे दो, वो दरअसल ये कह रहे थे कि समुंदर हमारा मैदान है और तिजारत हमारे कवायद के मुताबिक होगी। यानी आज और माजी के दरमियान एक हैरत अंगेज़ ममासलत सामने आती है। दोस्तों, आज आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की तवानाई की सियासत में इंतहाई अहम मकाम रखती है। अमरीकी महकमा तवानाई की मालूमात के मुताबिक 2025 में इस आबनाई से औसतन तकरीबन 20 मिलियन बैरल योमिया खाम तेल, कुदरती गैस, मायात और पेट्रोलियम मसनूआत गुजरी हैं, जो आलमी पेट्रोलियम खपत की तकरीबन
20% کے برابر تھا۔ صرف تیل ہی نہیں، دنیا کی مائع قدرتی گیس یعنی LPG کی تجارت کا تقریباً 1/5 حصہ بھی اسی راستے سے وابستہ ہے۔ یعنی 500 سال پہلے ہرمز تجارت کی دولت کا دروازہ تھا اور آج یہ دنیا کی توانائی کی رگوں میں سے ایک ہے۔ فرق صرف ایک ہے کہ اس وقت جہازوں پر مسالے، گھوڑے، کپڑا، چاول، قیمتی اشیاء اور دیگر تجارتی سامان ہوا کرتا۔ آج بڑے ٹینکر تیل اور گیس لے کر گزرتے ہیں، لیکن ایک چیز تبدیل نہیں ہوئی۔ جس کے پاس اس راستے پر اثر ہے، اس کے پاس عالمی تجارت پر دباؤ ڈالنے کی طاقت موجود ہے۔ پرتگالیوں نے یہ بات بہت جلد سمجھ لی۔ انہوں نے ہرمز میں قلعہ قائم کیا، بحری جہاز تعینات کیے، کسٹم وصول کیا، خراج کا نظام تبدیل کیا اور کارتاز کے ذریعے سمندری آمد و رفت پر نگرانی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہر جہاز کو روک دیا جائے، مقصد تھا کہ تجارت کو ان راستوں کی طرف لایا جائے جہاں پرتگالی نگرانی موجود ہو اور جہاں وہ محصول وصول کر سکے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی طاقت کسی اہم تجارتی راستے کے ہر جہاز پر قبضہ نہ کرے، بلکہ صرف اتنی صلاحیت حاصل کر لے کہ وہ اس راستے کی سلامتی، نگرانی یا رسائی پر اثر انداز ہو سکے۔ لیکن یہاں ایک اہم فرق بھی موجود ہے۔ آج آبلائے ہرمز کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں ہے، یہ بین الاقوامی بحری تجارت کی ایک اہم گزرگاہ ہے، جبکہ پرتگالی دور میں ایک سامراجی طاقت اسے اپنی بحری بالادستی کے دائرے میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن پھر بھی تاریخ کا سبق واضح ہے، سمندر پر مکمل قبضہ ضروری نہیں، کبھی کبھی صرف ایک گزرگاہ پر طاقت کافی ہوتی ہے۔ پرتگالیوں کے لیے ہرمز، ملاکا اور عدن جیسے مقامات اسی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ وہ پورے ایشیا پر قبضہ نہیں کر رہے تھے، وہ ان مقامات پر قبضہ کر رہے تھے جہاں سے تجارت گزرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہرمز کے بندرگاہ، قلعہ، بحری بیڑا اور کارتاز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ لیکن پھر پرتگالی طاقت کو چیلنج ملا، صفوی سلطنت نے خطے میں اپنا اثر بڑھایا۔ پھر 1622 میں شاہ عباس اول کے دور میں امام قلی خان کے افواج نے انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بحری مدد سے قشم اور ہرمز پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً 1 صدی سے زیادہ کی پرتگالی بالادستی کو بڑا دھچکا لگا۔ تجارتی مرکز بھی آہستہ آہستہ گیمرون منتقل ہوا، جو بعد میں بندر عباس کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نظام مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ کسٹم رہے، محصول رہے، تجارت پر نگرانی رہی، صرف طاقت کا مرکز بدل گیا، اور یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ گزرگاہ وہی رہتی ہے، لیکن حکمران بدل جاتے۔